वेलकम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सबसे पहला चैप्टर 9th का, दैट इज हमारे आसपास के पदार्थ। अब हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ की प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किस किस चीजों से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, उन कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। और जब हमने ये बेसिक सारा जान लिया है कि पदार्थ में क्या मूवमेंट होता है, पदार्थ कितने आकार के, कितने छोटे आकार के कणों से बने होते हैं, उन कणों के लक्षण क्या होते हैं, पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण क्या हो, चलिए इसको कैटेगराइज कर लेते हैं कि पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हम इस चैप्टर में मेजरली पढ़ेंगे पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदल भी सकता है, यानी कि 3 अवस्थाएं हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, तो क्या ये आपस में चेंज भी हो सकते हैं। हाँ। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर बदल दें तो पदार्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम दाब, प्रेशर बदल दें, प्रेशराइज करें या प्रेशर कम करें तो पदार्थों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले गुण। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस। ठीक है, कि ठोस का क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है। तो सबसे पहले हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि कुछ चीजें हमें बिल्कुल सॉलिड दिखाई देती हैं, बिल्कुल उनका आकार निश्चित दिखाई देता है। हाँ, वो जैसी भी हैं वो रोज हमें उसी तरह दिखाई देती है ना। तो ठोस का सबसे जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है कि उसका आकार वो होता है निश्चित। ठीक है, ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है और इसकी वजह से उसका आयतन भी स्थिर रहता है ना। क्योंकि आकार अगर निश्चित है तो उसका आयतन भी निश्चित ही होगा, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या है? नगण्य संपीड्यता, यानी कि इसे हम संपीड्यता को हम ऐसे समझते हैं कि किसी चीज को पीटने या उसके ऊपर प्रेशर डालें तो वो फैले, उसके अंदर फैलने का गुण हो, है ना। तो इसके जो ठोस होता है, आप क्या है कि ठोस को क्या करोगे, आप कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, और उसको खूब पीटो तो क्या होगा? झुकेगा नहीं साला, यानी कि वो टूट जाएगा, टुकड़े टुकड़े में टूट जाएगा, लेकिन वो फैलता नहीं है ना। थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि हाँ, लोहे को तो हम पीटते हैं मैम, वो तो थोड़ा सा फैल जाता है, हल्का फुल्का उसके कणों में बहुत माइन्यूट सा अंतर आता है, लेकिन संपीड्यता लगभग नगण्य होती है। यानी कि आप उसे अगर पीटोगे या फैलाने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो फैलेगा नहीं। हाँ, कि उस पर प्रेशर लगाओगे तो वो स्प्रेड होता चला जाए। ठीक है। तो अब क्या है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ठोस में क्या होता है, क्यों आकार निश्चित होता है, हम ये जानेंगे। ठोस जो पदार्थ होते हैं उसमें क्या होते हैं, हर पदार्थ किससे बना होता है, हमने इसके पहले ही पढ़ा है कि हर पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब जो छोटे छोटे कण होते हैं वो किस तरह से उस पदार्थ में अरेंज है, इस पर डिपेंड करता है कि उसका आकार क्या होगा। हाँ, जैसे हमारा परिवार है तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स कैसे रखते हैं बच्चों को, इससे पता चल जाता है कि बच्चे किस टाइप के निकलेंगे, है ना, संस्कारी निकलेंगे या लिबरल निकलेंगे या क्या निकलेंगे, है ना। तो वैसे ही अब इसमें क्या है कि ठोस जो है उसमें जो कण है, ठीक, वो कण जो है वो एक दूसरे से बहुत पास है, बहुत पास। अब पास क्यों है? क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा आकर्षण बल है, ये चीजें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई है ना। अब आप कोई आपका दोस्त है, ठीक है, आप क्लास में जाते हो, रोज उसी के पास बैठते हो, क्यों? क्योंकि आपके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है ना। अब हर किसी के पास तो आप जाके नहीं बैठते, जो सेलेक्टिव है आपका जो फ्रेंड है, आप जाके उसी के पास चिपक के बैठ जाते हो। क्यों चिपक के बैठ पाते हो इतनी देर तक, 6-6 घंटे तक? क्योंकि आप लोग के बीच में प्यार है, अफेक्शन है ना। वैसे ही जो ठोस है उनके जो कण है उनके बीच में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब चूंकि वो एक दूसरे के पास है, इसलिए क्या होगा, उनके बीच में जो स्पेस होगा, जो उनके कणों के बीच में स्थान होता है, वो क्या होता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक, ये दोनों चीजें तो एक दूसरे से जुड़ी है। आकर्षण बल ज्यादा होगा तो स्थान कम होगा। ठीक है। अब आकर्षण बल ज्यादा होगा, वो दोनों एक दूसरे को सब एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो फिर क्या होगा कि उनके जो कण है इसमें गतिज ऊर्जा भी कम है ना, वो बहाव भी कम होगा उनमें, वो बह के जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा उनके अंदर बॉन्डिंग है, तो वो दूसरे के पास जा ही नहीं पाते। आपका फ्रेंड नहीं आता है तो फिर आप किसी के भी साथ जाके ऐसे नहीं पूरा टाइम बिता सकते हो, है ना, रोज रोज नहीं कर सकते। वैसे ही इनके अंदर अगर आकर्षण बल कम है तो बहाव होगा, यानी कि वो एक दूसरे से दूर जा पाएंगे। लेकिन अगर आकर्षण बल बहुत ज्यादा है तो इनकी गतिज ऊर्जा भी कम होगी, इनके अंदर बहाव भी कम होगा। ठीक है। अब और क्या था
कि इसका आयतन स्थिर होता है, तो आयतन तो स्थिर होगा ही ना भाई। जब सब एक साथ जुटे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ रहते हैं, तो आयतन कौन सी बड़ी चीज, आयतन तो फिर आयतन मतलब द्रव्यमान उसका ना, तो वो तो फिर निश्चित ही होगा। ठीक है, अब क्या है, हम चलते हैं द्रव पे। अब द्रव की क्या निशानियां हैं कि आपने द्रव देखा होगा, द्रव में बहाव होता है ना। द्रव ये किसी के लिए, ये लोग ऐसे होते हैं, ये किसी के लिए बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होते। हाँ ठीक है, चलो बहुत अच्छी दोस्ती है, पर गिव मी सम स्पेस, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि जो द्रव के कण है वो ठीक है, दोस्ती है, लेकिन थोड़ी स्पेस रखो यार, दूसरे के आने की जगह रखो। हाँ, तो इससे क्या होगा कि क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है। तो अब जब गतिज ऊर्जा है इतनी, जब पॉकेट में पैसे हैं, तो जाहिर सी बात है बंदा भाग के जाएगा ही दुकान तक ना। अच्छा पैसे ही नहीं है तो फिर क्या जाना यार, है ना। तो ऐसे ही, तो जब गर्मी है, ऊर्जा है, तो क्या होता है कि ये जो द्रव के वो होते हैं, अणु होते हैं, कण होते हैं, वो उनके बीच में स्पेस जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कम होता है, इसलिए वो दूर दूर होते हैं। और जब दूर दूर होते हैं तो बीच का स्पेस ज्यादा होता है, और जब वो दूर दूर हो सकते हैं, इसका मतलब उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। और चौथी चीज क्या है कि उनमें बहाव भी होगा। और अगर ये सब होगा, अगर वो बैर एक दूसरे के पास जा रही है, तो वो एक निश्चित आकार नहीं हो सकता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आयतन तो निश्चित ही होगा ना, उसका मास तो निश्चित ही होगा, लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी उसके साथ, तो एक फ्रेम नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरह से द्रव क्या होता है, उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। और उसके जो कण है उनके बीच में गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, और उनका जो है बहाव भी होगा, उनके अंदर बहाव का गुण होगा। ठीक है, और उनके कणों के बीच में स्पेस भी ज्यादा होगा, कणों के बीच में स्थान भी ज्यादा होगा। ठीक, अब चलते हैं हम गैस के पास। अब गैस तो इससे भी 4 हाथ आगे है, गैस के अणु तो इससे भी 4 हाथ आगे हैं द्रव से। मतलब ये तो चलो ठीक था, थोड़ा बहुत मान भी लेते थे भाई, थोड़ा लिमिट में भी रह लेते थे। गैस के जो कण है वो क्या है, वो तो उनमें तो इतना ज्यादा बहाव है कि एक यहाँ है तो एक वहां है। बस इतना है कि भाई हमारे सरनेम मिल रहे हैं, हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस इतना बहुत है हमारी रिश्तेदारी के लिए। ठीक है, ज्यादा चिपटो नहीं। तो क्या होता है कि एक गैस में क्या होता है कि एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो इनका कोई आकार बनना पॉसिबल है नहीं, तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, और दूसरा आयतन तो होता है। ठीक है, अब एकदम निश्चित आपको ये नहीं है कि उतने दूर में इतना आयतन होगा, ये निश्चित नहीं है। ठीक, अच्छा अब क्या है कि गैस को आप देखते हो कि इनका क्या है, ये स्थान घेरती है, मैंने कहा स्थान घेरती है। हाँ, अब गैस आपको क्या, गैस कैसे स्थान घेरती है ये कैसे पता चलेगा। आप एक बलून लीजिए, उसमें हवा भरिए, तो जब आप हवा भरते हो तो बलून का साइज क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो उसमें हवा जा रही है वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो स्थान घेर रही है ना। तो जब वो स्थान घेर रही है, इसका मतलब क्या है कि जो गैसेस होती हैं वो भी स्थान घेरती हैं, इसलिए वो पदार्थ है। और उनके जो हमें आकार इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि उनके कणों की उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है ना भाई, बड़े लोग हैं, है ना, तो उनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो क्यों टिकेंगे, कहीं उड़ते रहते हैं वो यहाँ वहां, है ना। तो वैसे ही इनके पास गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो एक यहाँ एक वहां है ना, तो फिर इस वजह से उनके बीच के कणों के बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा होता है, स्थान भी बहुत ज्यादा होता है कणों के बीच में। ठीक है, और एक चीज और है कि इनकी संपीड्यता बहुत ज्यादा होती है। संपीड्यता हाई होती है, मतलब अब जब फ्लेक्सिबल हैं, इतने ज्यादा एक दूसरे से चिपके भी नहीं है, तो उसको जितना ज्यादा प्रेशराइज करते जाओगे उतना ही उसका संगठित होती जाएगी, इकट्ठी होती जाएगी, उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, फैल जाएगी। हाँ, तो अब विसरण क्या है, विसरण एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है कणों का। ठीक, तो विसरण भी सबसे ज्यादा होता है, तो होना ही है क्योंकि इसके कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे कम होता है। इन तीनों अवस्थाओं में कंपैरिजन किया जा रहा है, इन तीनों अवस्थाओं में सबसे कम आकर्षण बल गैस के कणों के बीच में होता है, इसलिए इनके कणों के बीच में विसरण मैक्सिमम होगा। भाई जब सबसे ज्यादा इनकी गतिज ऊर्जा है, इनकी पॉकेट में सबसे ज्यादा पैसे हैं, तो भैया सबसे ज्यादा पैसे हैं तो सबसे ज्यादा उड़ेंगे भी तो यही है ना। अब जिसके पास थोड़े बहुत हैं तो चलो ठीक है यार, मैकडी तक चले जाते हैं, मॉल तक चले जाते हैं, इससे ज्यादा औकात नहीं है। और ठोस में तो और भी बुरी हालत है, 10 ही रुपए मिलते हैं, या तो रिक्शा से स्कूल पहुंच जाओ या तो आइसक्रीम खा लो, है ना। तो बस अपनी जगह पे ही कंपन करके रह जाते हैं। तो इस तरह से क्या है
कि जिनके पास जितनी ज्यादा गतिज ऊर्जा है उनका उतना ज्यादा बहाव है, उनके बीच, उनके कणों के बीच में उतना ज्यादा स्पेस है, उनके बीच में उतना कम आकर्षण है। तो ये सारे गुण डिसाइड करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं को। ठीक है, तो ये सारे आपने सारे एक एक करके कैरेक्टर देखे। विसरण क्या है इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं कि विसरण कैसे पता चलता है। जैसे कि आप वैसे में इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि घर में कुछ पक रहा है तो गेट पे आते ही वाह लगता है आज बिरयानी बनी है ना। तो गैस तो कैसे पता चल जाता है गेट पे, किचन में बिरयानी बनी है तो गेट पे कैसे पता चलता है? उसकी खुशबू से। खुशबू क्या है? दैट इज गैस। वो वहां से किचन से गैस के अड़ू उड़ते उड़ते कहां तक पहुंच चुके हैं? गेट तक जा चुके हैं, है ना, चलते चलते। तो दिस इज कॉल्ड विसरण, कि एक जगह से दूसरी जगह तक कणों का जाना, ये विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा ऊर्जा और गतिज ऊर्जा थी इसलिए बहुत तेजी से पता चल जाता है। ठीक, अच्छा द्रव में भी होता है, क्योंकि द्रव के भी तो जो कण हैं वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी उनमें मूवमेंट तो होता ही ना, गैस की जितना नहीं, फिर भी तो उनमें बहाव होता ही है। तो हाँ, आप बिल्कुल देख सकते हो, आप एक बाल्टी या कुछ भी थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें कुछ कलर डाल दीजिए, तो एक ड्रॉप यहाँ आप टपकाते हैं और वो पूरा पानी का कलर चेंज हो जाता है। कैसे? वो जो ड्रॉप आपने कलर की डाली है उसके जो कण हैं वो धीरे धीरे पूरे पानी में फैल गए। कैसे फैल गए? विसरण की वजह से उनके कण एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए, तो ये भी विसरण है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है क्या? ठोस जो है वो द्रव बन सकता है, द्रव गैस बन सकता है, या गैस ठोस बन सकती है? तो चलिए इसको आगे एक्सप्लेन। देखिए, आपने पानी को देखा है ना, पानी क्या है? द्रव है। अब आइस क्या है? आइस किस अवस्था में रहता है? ठोस। और वाष्प क्या है? वो है गैस। यानी कि पानी ही एक पदार्थ है जो कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, पानी जब क्या होता है, बर्फ होता है, तो वो कौन सी अवस्था होती है? ठोस की। जब वो बदलता है द्रव में, अरे पानी में, तब वो कौन सी अवस्था होती है? द्रव की। और जब वो बदलता है वाष्प में, तब वो कौन सी अवस्था होती है? गैस की, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जो द्रव है वो अपनी अवस्था बदल सकता है, सबसे पहली बात। ठीक, ये क्लियर हो गया कि जो द्रव होता है वो अपनी अवस्थाएं बदल सकता है। अब कैसे बदल सकता है? ठीक है, ऐसे रखे रखे तो नहीं बदलता होगा, तो कैसे बदलता है? तो देखिए, जो आपको ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। अगर आपने एक बोतल फ्रिज में रखी तो वो ठंडी होगी, लेकिन अगर फ्रीजर में रख दिया तो क्या हो जाएगी? वो जम जाएगी। फ्रीजर में क्या हो जाता है? क्या चेंज हो जाता है जो जम जाती है? वहां का टेम्परेचर कम होता है ना, बजाय फ्रिज में। जो फ्रिज का कंटेनर, फ्रिज का जो टेम्परेचर है, इसके कंपैरिजन में जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है वो कम होता है। इसका मतलब किसमें परिवर्तन करा जाए? टेम्परेचर में। टेम्परेचर में अगर परिवर्तन कर देंगे तो पदार्थ की अवस्था बदल जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पानी है, जो द्रव अवस्था है, अगर इसमें हीट कम कर देंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा, है ना। अब ये तो साइंस की लैंग्वेज में हो गया, इसको बहुत इजीली भी समझा जा सकता है। भाई देखो, आप ठीक है, आप बहुत अच्छे हो, खुश मिजाज हो, ठीक है, बहुत मस्त खेल वेल रहे हो, ठीक, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। अभी आपको पॉकेट मनी भी अच्छी खासी मिलती है। आपकी पॉकेट मनी नेक्स्ट मंथ से बंद, सारी गर्मी निकल जाएगी, सारी गर्मी निकल जाएगी, ठंडे पड़ जाओगे, घर में बैठ जाओगे, है ना। तो वैसे ही क्या है, अब इसको और वो करके देखिए। आपको 50 रुपए की पॉकेट मनी, एक नॉर्मल मान लेते हैं कि आपको 50 या 100 रुपए पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ से आपकी पॉकेट मनी डबल होगी, तो अब क्या होगा? बहुत गर्मी है पैसों की बॉस, क्या होगा? मतलब अब तो मतलब इतना हो गया, अब इस टपरी पे कौन समोसे खाएगा यार, चलो मैकडी चलते हैं, बर्गर शर्गर खाते हैं। तो क्या हुआ? मूवमेंट बढ़ गया ना। क्यों? क्योंकि ऊर्जा बढ़ गई। कैसे ऊर्जा बढ़ गई? पैसों की गर्मी, यानी कि गर्मी। टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि जो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसी वही ऊर्जा तो कन्वर्ट हो रही है गतिज ऊर्जा में। तो जब गतिज ऊर्जा, जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, और जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है उतनी कणों की मूवमेंट बढ़ती जाती है, और जब कणों की मूवमेंट जितनी ज्यादा बढ़ती जाती है अवस्था बदल जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब हम, जो बर्फ है, ठोस है,
उसके कण को अगर हम हीट देंगे, ये तो आपको पता ही है कि बर्फ को अगर गर्म करोगे तो पिघल जाएगा, पानी बन जाएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात जी, यही बात है, यही आपको चैप्टर में लिखा है, समझना है, जो कि बहुत ही यूजुअल सी बात है कि अगर हम किसी पदार्थ के कण को हम हीट देते हैं, गर्मी देते हैं, तो उसके क्या होते हैं, कणों को गतिज ऊर्जा मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। और जब एनर्जी मिल जाती है तो कण क्या होते हैं, इधर उधर मूवमेंट करने लगते हैं। ठंड है, ठंड में क्या है, आप दुबक के एक जगह बैठे हो, ये सारे एक तो चिपक के बैठो यार, थोड़ा सा ठंड कम लगेगी है। और जैसे जैसे गर्मी का सीजन आता है, कितना चिपक के बैठ पाते हो, नहीं ना, थोड़ा, अरे यार थोड़ा चलो, अब उधर चलो, थोड़ी हवा आने दो। मतलब जितनी गर्मी बढ़ती जाती है उतना ही कणों के बीच में ऊर्जा आती जाती है और वो दूर दूर होते जाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर काम करती है। तो इसको हम ये नहीं समझ रहे कि बर्फ कोई भी ठोस हो, कोई भी ठोस का कण होगा, ठीक है, कोई भी बच्चा होगा, पॉकेट मनी दोगे तो कूदने ही लगेगा। जितनी बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, उतनी पैसों की गर्मी बढ़ती जाएगी और उतना ही वो फिर इधर उधर मूवमेंट शुरू कर देगा। पैसा पाएगा तो एक जगह तो बैठेगा नहीं, यार चलो अब ये चीज खाने का बहुत दिन से मन है, चलो खाते हैं, यार ये चीज मेरा लेने का बहुत दिन से मन है, चलो ले लेते हैं, अब तो जेब में पैसे हैं, अब किस बात की टेंशन। तो वही चीज है यहाँ पर कि कोई भी ठोस हो, उसको जब हम ऊर्जा देते हैं, जब उसका ताप बढ़ाते हैं, तो उसके कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। और कणों को जब ऊर्जा मिलती है तो वो जो एक जगह पे कंपन कर रहे होते हैं ठोस में, उन्हें जब ऊर्जा मिलती है तो वो धीरे धीरे मूवमेंट करने लगते हैं। और उसका दूसरा कारण ये भी होता है कि जो बीच में जो बॉन्डिंग उनकी होती है, आप बोलोगे अब उनके इश्क मोहब्बत प्यार का क्या, जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आकर्षण बल भी हीट से टूट जाता है ना। तो क्या होता है कि जब जिसके पास पैसा आता है वो लोग बदल जाते हैं ना। तो वही वाला हाल है कि जब हीट मिलती है तो ये आकर्षण बल भी कम हो जाता है ना। तो अपनी सहूलियत के हिसाब ने, अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग अपना काम करने लगते हैं, है ना। तो वैसे ही जैसे जैसे हीट ज्यादा मिलती जाती है तो ये जो आकर्षण बल का जो उनके बीच में था वो भी कमजोर पड़ता जाता है। और जब ये फ्री हो जाते हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा जो बढ़ जाती है तो ये मूवमेंट करने लगते हैं। तो ठोस से वो परिवर्तित हो जाते हैं द्रव में, और जब हम और ज्यादा उन्हें ताप देते हैं, उनकी और ज्यादा ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, तो वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाते हैं गैस में, ठीक है। तो ये होता है ताप परिवर्तन का प्रभाव किस पर, पदार्थ की अवस्थाओं पर, ठीक है। इसी को हम रिवर्स करके भी पढ़ सकते हैं कि अब कोई है, हाँ कोई बच्चा है, अब उसकी पॉकेट मनी तुमने सडनली घटा दी या तुम्हारी पॉकेट मनी अगले महीने से बंद, तो क्या होगा, वो तो बिल्कुल, है ना। तो क्या होगा, उसकी एनर्जी बिल्कुल सारी गर्मी निकल गई, कहते हैं ना सारी गर्मी निकल गई। तो बस जैसे ही अब उसकी जैसे जिस रेशियो में हम उसको हीट को कम करते जाते हैं उसी रेशियो में उसकी अवस्था बदल जाती है। जैसे आप थोड़ी कम करोगे तो उसके कणों में मूवमेंट थोड़ी कम होगी तो वो पहले द्रव बनेगा, है ना। उसके बाद जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो ठोस की अवस्था में चले जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ताप बढ़ाने पर अवस्था चेंज होती है, ठोस से द्रव से गैस, और जैसे जैसे आप ताप घटाते जाते हो ये साइकिल रिवर्स हो जाता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे दाब का प्रभाव, दाब के परिवर्तन का प्रभाव। ये तो ताप हो गया। दाब से क्या होता है कि जैसे कोई गैस है, ठीक है, गैस के अंदर संपीड़ितता सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा उसी को आप प्रेशराइज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसके कण इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसको प्रेशराइज करना पॉसिबल है ना। अब ठोस पे बहुत मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर बनाओगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन गैस के अंदर संभावना है वो तो पहले से ही इतना दूर दूर उसको प्रेशर बनाओगे तो पहले उसके कण पास में आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आपने देखा होगा घर में जो गैस सिलेंडर यूज होता है, एलपीजी, है ना, या फिर सीएनजी यूज होने लगी है गाड़ियों में, तो क्या होता है उसके अंदर गैस भरी जाती है। एक सिलेंडर के अंदर 15-15 किलो गैस भरी होती है। तो कैसे भरी होती है कि उसको दाब से भरा जाता है ना। जब गैस पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है तो वो गैस के अणु जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो पास आ जाते हैं। और आपको पता है कि जब कण पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है, गैस को जब हम बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो उसके कण पास आ जाते हैं, फिर वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही प्रेशराइज करके हम जो घर में सिलेंडर यूज करते हैं, जो एलपीजी और जो सीएनजी, ये सब चीजें यूज करते हैं, उसमें क्या होता है, यही
दाब के साथ भरी हुई गैसेस होती हैं। थोड़ा लिक्विड आप महसूस करते हो ना, तो वही है, क्योंकि इसके गैस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के उसमें सिलेंडर में भरा जाता है। तो दाब से भी द्रव, गैस से द्रव में यानी कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आपने नाम सुना होगा शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या होता है? CO2। आपको CO2 तो गैस होता है, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर वो बर्फ यानी कि ठोस कैसे? जी हाँ, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ये ठोस से परिवर्तित हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, अभी जो मैंने ये बताया ना, गैस से प्रेशर डालते हैं द्रव में, लेकिन ये क्या होती है? गैस, ये परिवर्तित हो जाती है ठोस में, इसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक, इस तरह से आपने देखा दाब का क्या प्रभाव होता है और दाब परिवर्तन का भी क्या प्रभाव होता है। ठीक है, दाब परिवर्तन करके भी हम जो अवस्थाएं हैं पदार्थ की वो परिवर्तित कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक टॉपिक लिया था वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? आपको वाष्पीकरण बहुत अच्छे से पता होगा, आपने देखा होगा। आप कपड़े डालते हैं धूप में, थोड़ी देर बाद वो सूख जाते हैं। आप जाते हो धूप में, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, थोड़ी देर बाद आप खुद भी सूख जाते हो, है ना। पंखे की हवा लगी, पसीना सूख गया ना। तो अब वाष्पीकरण क्या? आप कुछ भी गैस पे रखते हो, हाँ, पानी या चाय या कुछ भी, तो उससे भाप निकलती रहती है, भाप को ही तो वाष्प कहते हैं। तो वो क्या है? वाष्पीकरण है। तो वाष्पीकरण होता क्या है? जैसे आप कोई भी द्रव ले रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप द्रव के कणों को हीट देंगे, एनर्जी देंगे, तो वो क्या होगा? जल्दी जल्दी मूव करने लगेंगे। जितनी ज्यादा आप हीट देते जाएंगे, वो उतना ज्यादा मूवमेंट उनके अंदर बढ़ता जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो अपनी सत्ता को छोड़ के गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। दिस इज वाष्पन, है ना। ये वाष्प में परिवर्तन होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी कई चीजें, कई फैक्ट है। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे ही आप कोई चीज गर्म करना शुरू करते हो, थोड़ी देर बाद उसमें वाष्पन शुरू हो जाता है, भाप निकलनी शुरू हो जाती है, वाष्पन की क्रिया शुरू हो गई। इसके बाद क्या होता है? आप थोड़ी देर बाद देखते हो कि टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते क्या, चाय क्या होता है? खौलने लगता है। दूध क्या होता है? खौलने लगता है, उबलने लगता है। उबलना क्या होता है? उबलना क्या होता है? उसको क्वथन बोलते हैं। शुद्ध साइंस की लैंग्वेज में उसे क्वथन बोलते हैं, क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथन क्या होता है? उबलना यानी कि उसका हाईएस्ट टेम्परेचर, उस द्रव का हाईएस्ट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक वो हर द्रव का निश्चित होता है। उस टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद उस द्रव का टेम्परेचर और ऊपर नहीं जाता। जैसे पानी का टेम्परेचर क्या है? क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री जाने के बाद पानी उबलने लगता है, उससे ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जाता। अब उस टेम्परेचर पे पूरा का पूरा पानी वाष्पित हो जाएगा। ठीक है, ऐसी हर द्रव के लिए अलग अलग सेट टेम्परेचर होता है, उसके नेचर के हिसाब से। उस पॉइंट पे जाने के बाद वो पूरा का पूरा पानी वाष्पीकरण हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? क्वथनांक। ठीक, और गलनांक क्या होता है? जो जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, जब बर्फ है, जो जिस टेम्परेचर से गलना शुरू हो जाती है, जिस टेम्परेचर पे वही उसका गलनांक होता है। 0 डिग्री है, 0 डिग्री से आप शुरू हो जाता है, 0 डिग्री पे जमा होता है, उसके बाद जैसे आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो गलना शुरू हो जाएगी, है ना। बर्फ जैसे ही फ्रीजर से बाहर आती है, धीरे धीरे मेल्ट होती ही चली जाती है। अच्छा, तो ये हो गया गलनांक। अब इसमें तीसरा फैक्टर है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? देखिए, जब आप बर्फ लेके आओ, बाहर आओ, ठीक है, तो क्या होता है? गल रही है, गल रही है, गल रही है। इसका मतलब क्या है? गल रही है का मतलब क्या है? कि जो बर्फ है, ठीक है, वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है ना, उस पे हीट का असर आ रहा है, उसके कणों पे हीट का असर आ रहा है, लेकिन आप छुओगे तो वो उतनी ठंडी रहती है, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है। अच्छा, तो बर्फ को क्या है? जब आप गर्म कर रहे हो, जब वो पूरा जो प्रोसेस होता है उस दौरान उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है, लेकिन उसके वो पिघलती चली जा रही है। ये जो उसकी ऊष्मा है वो कहाँ जा रही है? जो हीट हम दे रहे हैं वो कहाँ जा रही है? उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा मतलब जो उसमें ऊष्मा जा रही है लेकिन उसका टेम्परेचर हमें नहीं पता चल रहा है, हमें बदलता हुआ नहीं पता चल रहा है, वो उसकी गुप्त ऊष्मा है, वो उसकी छुपी हुई ऊष्मा है। ठीक, तो गुप्त ऊष्मा को हमने समझा कि हम एक बर्फ का टुकड़ा ले रहे हैं, तो जब तक वो बर्फ पूरी तरह से पिघल नहीं जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, और उसे लगातार हम टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जो टेम्परेचर वो एब्जॉर्ब कर रहा है लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, मतलब अगर उसे हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीज होना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए, लेकिन हमें नहीं होता। जब तक वो पूरी तरह से पिघल नहीं जाती है तब तक बर्फ का टेम्परेचर नहीं बदलता है। तो ये जो ऊष्मा जो हमने दी
वो कहाँ गई? वो उसके अंदर संचित होती जाती है, उसके कणों को ऊर्जा देती रहती है, ठीक है। वो मेल्ट होता रहता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलता जब तक कि वो पूरा पिघल नहीं जाए। जब वो पूरा पिघल जाता है तब धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। तो इस ऊर्जा को हम बोलते हैं, इस ऊष्मा को हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, जो हमने ऊष्मा दी और वो उसमें स्टोर होती जा रही है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण हमने पढ़ लिया। वाष्पीकरण क्या होता है? जैसे ही हम कोई पदार्थ लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, उसे गर्म करते हैं तो उसमें से वाष्प निकलने लगती है, उसे हम बोलते हैं वाष्पीकरण। अब वो वाष्पीकरण को प्रभावित कौन कौन से कारण करते हैं कि जिससे वाष्पीकरण बढ़ जाता है या घट जाता है? पहला है सतह क्षेत्र बढ़ाने पर। सतह क्षेत्र अगर बढ़ जाता है, ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। कैसे? अब आप किसी कटोरी में पानी गर्म करो या किसी प्लेट में करो तो किसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा? किसमें जल्दी से पानी पूरा इवेपोराइज हो जाएगा? प्लेट वाला। क्यों? क्योंकि उसकी पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है। वेरी सिंपल है ना। आप कपड़े डालने जा रहे हो धूप में तो आप सिकोड़ के समेट के एक जगह पे रख दोगे तो वो जल्दी सूखेंगे या फैला के? तो जो फैलाओगे उसमें क्या है? उसकी सतह बढ़ गई है, तो उसके लिए आसान हो गया वाष्पीकरण के लिए, ठीक है। तो वहां वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है? टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। जितना जल्दी आप ऊर्जा दोगे उतनी जल्दी वो जो है वाष्पन, उतनी जल्दी जो उसके कण है वो उनमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी और वो उतनी जल्दी ही द्रव की सतह छोड़ के वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। अच्छा, आर्द्रता में अगर कमी कर दी जाए, आर्द्रता मतलब कि अगर वो वाष्प बन रहे हैं तो वो वायुमंडल में ही तो जा रहे हैं। तो अगर वायुमंडल में पहले से ही मॉलिक्यूल है, जो मैंने पहले बताया था कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कोई कैसे घुलता है, उनके बीच में जो जगह है, अगर उनके बीच में जगह है तभी तो दूसरा वाला एडजस्ट होगा, जगह ही नहीं है तो कैसे एडजस्ट होगा? तो वही यहाँ पर भी काम कर रहा है ना। वायुमंडल में क्या है? वायु, दिस इज ऑल्सो पदार्थ, है ना। अब जब वो पदार्थ है और अगर आप एक पदार्थ से दूसरे में जा रहे हो, उनके पास जगह होगी तभी तो वो आपको एडजस्ट करेंगे। जब उनके पास जगह नहीं होगी तो वो आपको कैसे एडजस्ट करेंगे भाई? जब पूरे वायुमंडल में आर्द्रता क्या होती है? वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होती है ना। जितनी ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस होगी उतनी ज्यादा मॉइस्चर होगा वातावरण में, ठीक है। तो जब पहले से ही मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो वाष्पीकरण से जो निकल रहे हैं उनके लिए जगह ही नहीं है, तो वो कैसे वहां पर जा पाएंगे वायुमंडल में, है ना। इसलिए जो वाष्पीकरण है वो धीमा हो जाता है। वायु की गति, अगर बहुत तेज से वायु चल रही है तो भी वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। तो नहीं है ठंड, जब बादल का मौसम होता है, जब धूप नहीं होती है तो आप क्या होता है, पंखा चला के कपड़े डाल दो सूख जाएगा। कैसे? पंखा चलाने से कैसे सूख जाता है? या हवा में डाल दो सूख जाएगा। कैसे? क्योंकि हवा लग रही है, हवा से वाष्पीकरण हो जा रहा है, हवा से बहुत जल्दी इधर उधर कपड़ा मूव हो रहा है तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। हवा की वजह से उनमें ऊर्जा आ जा रही है और वो अपनी अवस्था चेंज कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है ना। इसके पहले मैंने बताया नहीं कि क्या होता है। आपको गर्मी से आपको पसीना हुआ, उसके बाद हवा लगी पंखा की, वाह तो ठंडा ठंडा लगता है ना। क्यों ठंडा लग रहा है? और आप दूसरा एग्जांपल ले लो, आप कोई ठंडा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, उसको छू रहे हो तो ठंडा लग रहा है आपको। क्यों लग रहा है आपको ठंडा? तो इसमें वाष्पीकरण इन्वॉल्व है। कैसे? जैसे आपको जब गर्मी लगती है तो बॉडी से स्वेटिंग क्यों होती है? हाँ, जब हमें गर्मी लगती है तो पसीना क्यों आता है? हाँ, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है? देखिए, जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है। हमारी बॉडी जो होती है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकालती है, यानी कि पानी निकालती है। पानी से क्या होता है? हमारा शरीर भीगता रहता है, उसका टेम्परेचर डाउन करती रहती है, भिगो के डाउन करती रहती है। जब आपको बुखार होता है, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है कि इसका बदन पोंछ दीजिए, इसके सर पे गीली पट्टियां रखिए। किस लिए? टेम्परेचर डाउन करने के लिए। सेम चीज यहाँ पर काम कर रही है कि जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हमारा शरीर अपने शरीर के तापमान को सामान्य रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा तेजी से हमें स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा। किस लिए बॉडी पसीना निकालती है, पानी निकालती है? वो शरीर के तापमान को ठंडा करती रहती है, ठीक है। अब जब आप पूरी तरह से पसीने से तर हो गए हो, उसके बाद हवा लग रही है तो आपको ठंडा ठंडा लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो आपके शरीर पे पानी है, वाटर है, वो हवा लगने की वजह से उसका वाष्पीकरण हो रहा है। अब वाष्पीकरण का क्या मतलब हुआ?
पानी जल की अवस्था से वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। हमने इसके पहले पढ़ा था कि जब हम ऊर्जा बढ़ाते जाते हैं तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनता है। उसी तरह से जब ऊर्जा घटाते जाते हैं तो गैस से द्रव बनता है, द्रव से ठोस बनता है। यानी कि जो हमारे शरीर के ऊपर पसीना आया हुआ है वो वाष्पीकरण तब उसमें वो द्रव से गैस में तब परिवर्तित होगा जब उनके अंदर की जो हीट है वो और ज्यादा वो हीट लेके जाएंगे बाहर, है ना। तो जब वो आपके शरीर से हीट लेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है हीट लेगा, तो वो वाष्प में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा। तो जो आपके अंदर की हीट है वो तो ले लिया ना उसने, तो आपको तो ठंडा ही लगना चाहिए ना लॉजिकली। भाई जो आपके शरीर में जो गर्मी है उसको ही उसने ऑब्जॉर्व किया, उसके बाद वो जल से वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो जो शरीर की गर्मी है उसको एब्जॉर्व करके वाष्प में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब आपके शरीर की गर्मी चली गई, तो आपको ऑब्वियसली ठंडा लगना चाहिए, है ना। ऐसे ही जब आप कोई बर्फ का टुकड़ा लेते हो, उसको अपने हाथ पे रखते हो, तो क्यों ठंडा लगता है? क्योंकि जो बर्फ है वो ठंडी है, ठीक है, और जो आपका हाथ है वो उतना ठंडा नहीं, उसके पास ऊर्जा है। तो जब वो ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा से कम की तरफ जाती है, यानी कि बर्फ वाले टुकड़े में कम ऊर्जा है, तभी तो वो ठोस है। तो जब वो आपके हाथ पे रखी गई तो वो आपके हाथ से ऊर्जा लेने लगी, तो वो क्या है, ऊर्जा लेगी तो जाहिर सी बात है हीट ले रही है, तो आपको ठंडा लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही जब आप कोई ग्लास में ठंडा पानी रखते हो, तो जब ठंडा पानी रखते हो तो उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें उतनी ठंडक नहीं है, उसके कण उतने ठंडे नहीं है, उनकी एनर्जी उतनी कम नहीं है, लेकिन जो पानी है वो बहुत ठंडा है। तो क्या होगा, जो हीट है वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो जो बाहर के एटमॉस्फेयर में जो कण है उनकी हीट जो है निकलना शुरू हो जाती है, उसमें वो खींचना शुरू कर देता है पानी, तो वो पिघल के बाहर की तरफ फिर वो वाष्प से क्या होते हैं, गैस से क्या होते हैं, जल की अवस्था में, द्रव की अवस्था में परिवर्तित होते हैं। वही ग्लास के ऊपर हमें जो है वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता हमें इसीलिए महसूस होती है। अच्छा, एक टर्म और हमें पढ़ना है, क्या, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि जब आप हीट देते हैं तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, ये एक सीक्वेंस है। लेकिन कभी कभी हर जगह एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है कि ऊर्ध्वपातन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हीट देने पे डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? कपूर आप घर में रखते हैं, कुछ दिन बाद वो गायब हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम घर में ठोस रहती हैं वो धीरे धीरे हवा में उड़ जाती हैं, तो वो क्या है, ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, ठीक है। देखिए, अब हम जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं उनका परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन को एक ट्राइंगल में, एक शॉर्ट में समझ सकते हैं। देखिए, ठोस है, गैस है, द्रव है, गैस है, ठोस है, ठीक है। ठोस से शुरू करेंगे। ठोस से अगर द्रव में परिवर्तन होता है, कैसे? गलने की वजह से। ठोस से गलन होता है तो द्रव में परिवर्तन होता है, दैट इज संगलन। और द्रव से जब वाष्पीकरण होता है तो गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है। और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तन कब होगा? निक्षेपण की वजह से, है ना। जो मैंने आपको कपूर का एग्जांपल बताया, उस कपूर के को वापस पाने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट यहाँ कर सकते हो। यहाँ कपूर रखो, तो इसे हीट दो, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ गैस में परिवर्तित होकर यहाँ जम जाएगा। और जब उसका टेम्परेचर कम करेंगे धीरे धीरे वो वापस से जम जाएगा। पहले एयर बन के उड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब उसका टेम्परेचर कम होगा वो यहाँ पर जम जाएगा। तो इसे जमने को क्या बोलते हैं? निक्षेपण, ठीक है। तो गैस से वापस ठोस बनने को हम बोलते हैं निक्षेपण। वो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है गैस से ठोस का बनना। अब ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ठीक। और गैस से द्रव में बदलने को संघनन। गैस से द्रव में बदलते हैं उसको क्या बोलते हैं? संघनन। गैस को जब इकट्ठा करते हैं, संपीडित करते हैं, दबाते जाते हैं तो द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उसको कहते हैं संघनन, ठीक। और द्रव से जो ठोस है उसमें बदलने को क्या बोलते हैं? जमना, ना। जो द्रव होगा वो जम जाएगा, ठोस बन जाएगा, तो उसकी प्रक्रिया को हम कहते हैं जमना। तो यानी कि ये जो ट्राइंगल है उसमें आप देख सकते हो कैसे पदार्थ एक दूसरे की अवस्थाओं में परिवर्तित होते हैं। ओके स्टूडेंट।